तो भील जनजाति होगी आज ना। तो आज मानव भूगोल में न्यू टॉपिक, और वो न्यू टॉपिक रहेगा भील जनजाति। तो सभी नोटबुक निकाल लीजिए। तो इस क्लास में हम नोट्स सहित भील जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे जो जो अध्ययन बिंदु है, जो भील जनजाति के बारे में पढ़ेंगे उन बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। उसमें पहला है सामान्य परिचय, जो भील जनजाति की सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में है निवास क्षेत्र, यानी कहाँ वो निवास करते हैं, किन क्षेत्रों में निवास करते हैं। उसके बाद में 3 नंबर जो रहेगा अध्ययन बिंदु वो है भील जनजाति की उत्पत्ति, यानी भील जनजाति की उत्पत्ति है वो किस तरह से हुई है, किस तरह से ये जनजाति पनपी थी। और 4 नंबर जो हमारा अध्ययन बिंदु रहेगा वो है शारीरिक लक्षण, यानी उनकी शरीर की बनावट किस तरह से है, किस तरह से उसकी शारीरिक लक्षण है अन्य वो पढ़ेंगे। उसके बाद में बस्तियां और घर के बारे में पढ़ेंगे, यानी उनकी बस्तियां किस तरह की है, उनके घर किस तरह के बने हुए हैं। उसके बाद में उसकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह का उनका समाज है, किस तरह का रहन सहन है, किस तरह के रीति रिवाज है, वो हम सभी चर्चाएं सामाजिक व्यवस्था में करेंगे। उसके बाद में 7 नंबर जो अध्ययन बिंदु रहेगा वो रहेगा रीति रिवाज, किस तरह के उनके रीति रिवाज हैं, किस तरह के ये त्योहार मनाते हैं, ठीक है ना, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट बिंदु रहेगा वो है अर्थव्यवस्था के बारे में, यानी किस तरह की उनकी आर्थिक स्थिति है और किस तरह की उनकी अर्थव्यवस्था है और किस पर ये लोग निर्भर है सबसे ज्यादा, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपनी नोटबुक में आप डाल लीजिए सबसे ऊपर भील जनजाति टॉपिक, और भील जनजाति के बाद में डालिए अध्ययन बिंदु, और 8 अध्ययन बिंदु आप नोट कर लीजिए। और इन 8 बिंदुओं का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। एक चीज और, जो आप मेन एग्जाम में, मुख्य एग्जाम में जब बैठते हो तो आपके पास में मान लीजिए कि भील जनजाति का क्वेश्चन आ गया, तो आप जब लिख रहे हो तो जो जो सबसे पहले जो हेडिंग डालने वाले जो बिंदु होते हैं सबसे पहले वो डालिए आप, ठीक है ना। फिर हेडिंग डाल करके उसकी थ्योरी लिखिएगा अच्छी तरह से, यानी आपके पूर्ण रूप से क्वेश्चन याद है पर तो आपका लिखने का तरीका नहीं है तो फिर गड़बड़ हो सकती है। क्वेश्चन में नंबर कैसे कटते हैं आपके याद है, आप सोचते हो कि ये क्वेश्चन मेरा पूरा याद था, इसमें इतने नंबर आने चाहिए, इसमें इतने नंबर आने चाहिए, परंतु जब परिणाम आता है उसके अनुकूल नहीं आता है, प्रतिकूल आता है, तब आप निराश होते हो, है ना। तो यानी सबसे पहले आपको ऊपर क्वेश्चन आंसर लगा करके अध्ययन बिंदु डालने चाहिए, फिर आपको एक एक हेडिंग डाल करके उसकी थ्योरी लिखनी चाहिए, ठीक है ना। तब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो आपकी राइटिंग देके, आपका तरीका देख करके वो आपको नंबर है वो दे सकता है। तो इस तरह से आप अध्ययन बिंदु डाल लीजिए सबसे पहले। कल प्रोग्राम है, आपको बताइए आना है पुरस्कार वितरण प्रोग्राम थाने कॉलिंग लिस्ट रजिस्टर देख रहे हैं, सारी कॉल होती है की वितरण करने का टोटल रिपोर्टिंग दिख रही है। ओके 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 सर, हाँ डाल लिया अध्ययन बिंदु।
ठीक है, हम सबसे पहले 1 नंबर अध्ययन बिंदु हमारा रहेगा सामान्य परिचय। तो आप सामान्य परिचय देख रहे हैं और सामान्य परिचय में हम भील जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर इन जनजाति की बात करें तो ये राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में निवास करती हैं, ठीक है ना। तो भारत के मानचित्र में अगर हम देखें तो ये राजस्थान की स्थिति है, आप ये देख रहे हैं, ये राजस्थान है। और यहाँ पर डॉट बिंदु के रूप में आप जो स्थिति दे रखे हैं वो भील जनजाति की निवास स्थान की है। तो इन क्षेत्रों में राजस्थान के बाद में ये आता है मध्य प्रदेश, जो भारत का मध्यवर्ती राज्य मध्य प्रदेश। उसके बाद में आता है ये गुजरात, ये आप देख रहे हैं, ये गुजरात राज्य है। और कुछ मात्रा में महाराष्ट्र में भी ये लोग निवास करते हैं। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में ये लोग प्रकीर्ण रूप में यानी बिखरे हुए रूप में ये जनजाति निवास करती है। उत्तर प्रदेश ये है, ये देख रहे हैं ना, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है वहां पर निवास करने वाली ये जनजाति है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ मात्रा में निवास करती है, ठीक है। तो यानी भारत का ये जो राज्य है, इन राज्यों में ये जनजाति निवास करती हैं। अब भील शब्द का जो अर्थ है, अगर देखें भील शब्द के अर्थ के बारे में, तो इनका अर्थ होता है धनुर्धारी। यानी ये लोग अपने साथ, अपने पास में धनुष बाण रखते हैं और ये शिकार करते हैं तो उन्हीं से ही करते हैं। इसलिए भील जनजाति का अर्थ है धनुर्धारी, यानी ये धनुर्विद्या में निपुण ये जनजाति है। और ये जनजाति भूमध्य सागर जो प्रजाति है उससे संबंधित है, यानी दक्षिण द्रविड़ या भूमध्य सागरीय जो प्रजाति है हम पढ़ते हैं, तो उससे संबंध जाना जाता है इनको, भील जनजाति को। आगे हम देखें तो इस जनजाति ने महाराणा प्रताप की जो अकबर के विरुद्ध, कौन सा युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। तो 1576 में हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, तो महाराणा प्रताप की सेना में अनेक भील जनजाति के लोग सेना के रूप में मौजूद थे, ठीक है ना। तो अकबर की भी ये सहायता की थी, महाराणा प्रताप की इन लोगों ने सहायता की थी, अकबर के विरुद्ध इन्होंने युद्ध भी लड़ा था। तो इन क्षेत्रों में ये लोग निवास करते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए सामान्य परिचय। हाँ, सामान्य परिचय हेडिंग डालनी है। लिखिए, भील जनजाति भारत की प्रमुख एवं प्राचीन जनजातियों में से एक हैं। यह जनजाति मुख्यतः मध्य एवं पश्चिमी भारत में निवास करती है। मध्य एवं पश्चिमी भारत में निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टि से
भील भारत की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजातियों में शामिल हैं भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के शब्द बिल्लू से मानी जाती है। द्रविड़ भाषा के शब्द बिल्लू से मानी जाती है। जिसका अर्थ धनुष चलाने वाला होता है। जिसका अर्थ धनुष चलाने वाला होता है। भील जनजाति हाँ ठीक है। भील जनजाति वीरता, स्वतंत्रता, प्रेम और प्रकृति से गहरे संबंध के लिए जानी जाती है। गहरे संबंध के लिए जानी जाती है। ऐतिहासिक काल में भीलों ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया। सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक रूप से
सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से भील समाज पारंपरिक जीवन शैली का पालन करता है। पारंपरिक जीवन शैली का पालन करता है, यानी पीछे जो परंपराएं चली आ रही है उनका आज भी ये लोग पालन करते हैं। ठीक है ना, हम छोड़ देते हैं, हम आधुनिक शैली अपनाते हैं और प्राचीन जो परंपरा है उनको हम छोड़ देते हैं या नहीं छोड़ देते हैं? ज्यादा मॉडलिंग के चांस में पुरानी परंपरा को छोड़ देते हैं ना। तो ये लोग नहीं छोड़ते हैं, ये उस परंपरा को निभाते हैं बखूबी खुद। तो पुरानी जीवन शैली का पालन करते हैं। आज भी भील जनजाति अपनी विशिष्ट भाषा, संस्कृति, वेशभूषा, विशिष्ट भाषा, संस्कृति, वेशभूषा और लोक परंपराओं को संजोए हुए हैं। तो ये था भूमध्य सागरीय जनजाति की सामान्य परिचय। अब आप मैप बना करके उसमें भील जनजाति ये दर्शा सकते हैं। मैप बना लो, जो भारत का मैप है वो मैप बना लो और उसमें राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जो सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं, उसके साथ साथ में गुजरात और महाराष्ट्र का ये प्रांत दर्शा लो। मैं आपको बता दूंगा कौन से राज्य की स्थिति कहाँ है, पहले बना लो आप। यानी इस प्रजाति का, जनजाति का भूमध्य सागरीय प्रजाति के साथ साथ में जो ऑस्ट्रेलॉइड जो प्रजाति है उससे भी संबंध है। तो ये दोनों प्रजातियों से संबंध रखती है। ठीक है ना, भूमध्य सागरीय भी और ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से।
डायग्राम यानी मैप बनाना आना चाहिए आपको। आप सीधी थ्योरी लिख देते हो लेख की तरह, वैसे नहीं होता ज्योग्राफी में। आपको मैप वगैरह उसमें डालने होते हैं जब आप मेन एग्जाम होते हैं उसमें, फिर उनकी स्थिति डालो कहाँ कहाँ है, फिर उनका वर्णन कर दो, ठीक है ना। आप अपना ज्ञान है वो कम इस्तेमाल करो। जो एक ब्रह्मास्त्र चलाते हो ना आप, कौन सा, तुक्के वाला, कि पेज भरने, पेज से नंबर मिल जाएंगे, है ना, चलाते हो ब्रह्मास्त्र, तो वो ब्रह्मास्त्र नहीं चलता है, ठीक है ना। क्योंकि जो कॉपी एग्जामिनर चेक करते हैं वो अनुभवी होता है, वो देख करके बता देता है कि किस तरह से लिखा है उन्होंने। तो आगे चलें। निवास क्षेत्र, निवास क्षेत्र देखिए, अगर इनके निवास क्षेत्र में देखें, अभी हमने सामान्य परिचय में देखा था, तो यह जनजाति अगर राजस्थान की बात करें तो ये राजस्थान में उदयपुर जिले में, डूंगरपुर में और बांसवाड़ा में मुख्य रूप से निवास करती है। उसके बाद में भीलवाड़ा में जाओगे तो भी आपको मिलेगी, प्रतापगढ़ में भी मिलेगी और कुछ मात्रा में जालोर में भी आपको मिलेगी। उसके साथ साथ में मध्य प्रदेश में भी ये जनजाति है, गुजरात में भी ये जनजाति है, जो आपने भारत के मैप में देखा भी है। और नीचे एक डायग्राम ये देख सकते हैं, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में और गुजरात में। तो इन राज्यों में ये जनजाति निवास करती है, ठीक है ना। ये लोग मैदानी भागों में भी निवास करते हैं, पहाड़ी और पठारी के वनीय क्षेत्रों में निवास करने वाले ये लोग हैं, यानी वनों में रहते हैं, मैदानी क्षेत्र हो, पहाड़ी क्षेत्र हो या फिर पठारी क्षेत्र, उनमें। अरावली जो श्रेणी है उसकी जो पश्चिमी सीमा है और पूर्वी सीमा जो चंबल नदी है और दक्षिणी सीमा जो नर्मदा नदी है, उसका आसपास का जो क्षेत्र है, नदी बेसिन का जो क्षेत्र है, उन भागों में ये जनजाति निवास करती है। क्या हुआ, ये क्यों नहीं चल रहे हैं? तो हेडिंग डाल लीजिए निवास क्षेत्र। हाँ, निवास क्षेत्र में लिखिए भील जनजाति का, भील जनजाति का निवास क्षेत्र, भील जनजाति का निवास क्षेत्र मुख्यतः राजस्थान, और राजस्थान में आप जिले भी डाल सकते हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजस्थान के आगे डाल लेना तो जिलों में आपको पता चल जाएगा कि राजस्थान के किन किन जिलों में ये जनजाति पाई जाती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में
यह जनजाति फैली हुई है, यह जनजाति फैली हुई है। राजस्थान में यह बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में पाई जाती हैं। चित्तौड़गढ़ जिलों में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में वो फेंक थी, हैं? बीपी हो गई वो फेंक थी बेटा। मध्य प्रदेश में झाबुआ, जो मध्य प्रदेश का जिला है झाबुआ, जो राजस्थान की सीमा पर है, झाबुआ, धार, खरगोन, ये मध्य प्रदेश के जिले हैं। झाबुआ, धार और खरगोन जिलों में भीलों के प्रमुख क्षेत्र हैं। जिलों में भीलों के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये लोग सामान्यतः पहाड़ी वन एवं पठारी क्षेत्रों में निवास करते हैं। पहाड़ी वन एवं पठारी क्षेत्रों में निवास करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के कारण भील वन क्षेत्रों के समीप रहना पसंद करते हैं। यानी इसको जो उत्पाद है, प्राकृतिक उत्पाद है, वो वन्य क्षेत्रों में आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा वन्य क्षेत्रों में रहना या वनों के आसपास का जो इलाका है वहां पर रहना पसंद करते हैं। नदियों, पहाड़ियों और वनों के आसपास बसने से उनकी आजीविका और जीवन शैली प्रभावित हुई है। वर्तमान समय में
कुछ भील मैदानी क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों की ओर, मैदानी और शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास कर रहे हैं। मैदानी और शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास कर रहे हैं। परंतु उनका पारंपरिक निवास आज भी दुर्गम क्षेत्रों में केंद्रित हैं। यानी कुछ मात्रा में ये लोग अभी भी वन्य क्षेत्रों की या दुर्गम पहाड़ियों में निवास करते हैं, जो इनका पारंपरिक निवास स्थान है वहां। ठीक है ना, प्राचीन समय से चले आ रहा है। भील जनजाति के निवास की पूर्वी सीमा चंबल नदी द्वारा बनाई जाती है। यानी उसकी जो भील जनजाति निवास करती है उसकी जो पूर्वी सीमा है, यानी उससे चंबल नदी से आगे है, वो भील जनजाति के निवास स्थान नहीं है। चंबल नदी के पश्चिमी भाग में भील जनजाति के लोग निवास करते हैं, इसलिए चंबल नदी का निवास स्थान की पूर्वी सीमा बनाती है। दक्षिणी सीमा का निर्धारण नर्मदा नदी द्वारा किया जाता है। यानी दक्षिण में नर्मदा नदी तक, तो चंबल नदी पूर्व में और दक्षिण में नर्मदा नदी, इनका जो आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर भील या मध्यवर्ती जो भाग है वहां पर भील जनजाति निवास करती है। तो ये था निवास क्षेत्र भील जनजातियों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे भील जनजाति की उत्पत्ति। केस 3 नंबर ये है ना, आप देख सकते हैं भील जनजाति के लोग, बच्चे भी देख सकते हैं, महिलाएं भी देख सकते हैं आप। तो ये भील जनजाति के लोग हैं, डायग्राम जो आप देख रहे हैं। तो जो इनकी उत्पत्ति हुई थी वो किस तरह से हुई है, जो अभी आपको लिखाया है कि भील जनजाति भारत के प्राक द्रविड़ जातियों में से गिनी जाती है। और किससे संबंधित हैं? द्रविड़ जातियों से संबंधित हैं। और इस द्रविड़ जातियों में से कुछ इससे संबंधित जो लोग हैं वो दक्षिणी भारत में भी निवास करते हैं, और कुछ मात्रा में जो एक महाद्वीप आता है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है ना, तो द्रविड़ जातियों में से वहां पर भी निवास करते हैं। और भील शब्द की उत्पत्ति है वो द्रविड़ भाषा के ये शब्द बीलू से मानी जाती है, जो आपको अभी नोट करवाया है। और यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के कारण जो विंध्यन जो प्रदेश है वहां पर तक ये जनजाति फैल चुकी है। जो सतपुड़ा और विंध्यन जो प्रवर श्रृंखला है वहां पर ये लोग निवास भी करते हैं। और उसके मध्य से एक नदी बहती है जिसका नाम है, अभी बताया था, नर्मदा नदी, ठीक है ना। तो विंध्यन प्रदेश में ये जनजाति निवास करती है, वहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। और द्रविड़ भाषा का शब्द बील, वील या वीर से हुई है, यानी इस जनजाति को वीर
यानी बहादुर जनजाति के रूप में भी माना जाता है। ठीक है ना, तो आप हेडिंग डाल लीजिए भील जनजाति की उत्पत्ति। हाँ, भील जनजाति की उत्पत्ति। हाँ, लिखिए भील जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में, भील जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में भील जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं, यानी कई विद्वान कहीं से बताते हैं और कई विद्वान ऐसे जो इसकी उत्पत्ति कहीं से बताते हैं। कुछ मनोशास्त्री मानते हैं कि भील जनजाति, कुछ मनोशास्त्री मानते हैं कि भील जनजाति भारत के द्रविड़ जातियों में से है, द्रविड़ जातियों में से हैं। वहीं दूसरी ओर यह माना जाता है कि इनके पूर्वज, भूमध्य सागरीय प्रजातियों में से हैं। इनके पूर्वज भूमध्य सागरीय प्रजातियों में से हैं। तो ये मतभेद हुआ, कुछ मानते हैं कि ये द्रविड़ या ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से है और कुछ मानते हैं ये भूमध्य सागरीय प्रजाति से संबंध है। और जब जलवायु में परिवर्तन हुआ, यानी जो भूमध्य सागर है और भूमध्य सागर के आसपास जो निवासित करने वाली प्राचीन जनजातियां भूमध्य सागरीय प्रजाति से ही संबंध है उनका। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ था, जलवायु का क्लाइमेट है वो परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ, और परिवर्तन होने की वजह से वहां से लोग है वो प्रवासित हो गए, स्थानांतरित हो गए दूसरे स्थान की ओर। तो ये माना जाता है, कुछ मनोविज्ञान या फिर भूगोलवेत्ता मानते हैं कि ये लोग वहां से प्रवास होकर के कहाँ गए थे, विंध्यंजन जो पर्वत श्रृंखला है वहां पर आकर के निवासित हो गए थे। हाँ, तो परिवर्तन हुआ और उनका मूल प्रदेश शुष्क होने लगा, तो यह विंध्यन प्रदेश में फैल गई। शुष्क होने लगा तो यह विंध्यन प्रदेश में फैल गई। भील शब्द का अर्थ तीर चलाने में निपुण, जो एक
द्रविड़ भाषा का शब्द है, जो एक द्रविड़ भाषा का शब्द है, जिसकी उत्पत्ति बील वील, जो स्क्रीन पर नाम देख रहे हैं, बील वील या वीर, वीर से हुई है। ये लोग हमेशा अपने पास तीर कमान रखते हैं। तीर कमाने रखते हैं। वो रजिस्टर दे दो मैम को, टिक लगा लो, अटेंडेंस आज के ना, उसमें टिक लगा लो। हाँ वो ले लो, ये रहा। सभी को निमंत्रण है कल के लिए, है? हाँ बुजुर्ग दादाजी है तो उनको ले आना साथ में। दादाजी है ना कल, हैं? आगे लिखो, ऐतिहासिक ग्रंथों और पुराणों, ऐतिहासिक ग्रंथों और पुराणों में, जो प्राचीन जो ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं वो, और पुराणों में भीलों का उल्लेख मिलता है। जैसे रामायण में हम देखते हैं, किसके बारे में? रामायण किस किसने देखी है बताओ तो, भील से किसका संबंध था? है? राम को जूठे वेर किसने खिलाए? किससे संबंध है उसका? भील जनजाति से ही संबंध मानते हैं उनको, ठीक है ना? तो उसको भील से संबंध होने की वजह से उनको प्राचीन जनजाति भी मानते हैं उसके आधार पर, ठीक है ना? लिख लो। हाँ, भीलों का उल्लेख मिलता है रामायण काल में सबरी को भील समाज से जोड़ा जाता है। भील समाज से जोड़ा जाता है, जिससे इनकी प्राचीनता सिद्ध होती है, जिनसे इनकी प्राचीनता सिद्ध होती है कि ये भील जनजाति रामायण काल में भी ये जनजाति थी, ठीक है ना? तो आज के लिए बस इतना ही करवाएंगे आपको। 3 टॉपिक हो गए भील जनजाति से संबंधित। हमने सामान्य परिचय पढ़ा, उसके बाद में निवास क्षेत्र पढ़ा और भील जनजाति की उत्पत्ति पढ़ी, ठीक है ना? तो आप नोट्स हैं उसको अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में मेंटेन कर लिया करो, और साथ में जो डायग्राम आपको बताए जाते हैं बनाने के लिए, वो डायग्राम अच्छी तरह से बनाओ, और उसकी जहां पर भील जनजाति कोई भी जनजातियां हो वो दर्शाई जाती है तो उसकी स्थिति भी दर्शाया करो उसके अंदर, ठीक है ना? तो एग्जाम के लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। शारीरिक लक्षण में आगे लिखना है, कठोर वातावरण में रहने के कारण, कठोर वातावरण में रहने के कारण भीलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता, भीलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता
अधिक पाई जाती हैं। प्रतिरोधक क्षमता अधिक पाई जाती है। पारंपरिक जीवनशैली, वनों में भ्रमण, और शिकार ने इनके शारीरिक गठन को मजबूत बनाया है। आज भी भील समाज में शारीरिक शक्ति और परिश्रम को विशेष महत्व दिया जाता है। यानी जो बलशाली हो, जिसे बोलते हैं ना अपने हट्टा कट्टा, और कार्य अधिक करता हो, परिश्रम अधिक करता हो, श्रमशील हो, ठीक है ना, उसको महत्व है, वो सबसे ज्यादा दिया जाता है। तो ये थी भील जनजाति का शारीरिक लक्षण। अब हम करवाएंगे आपको भील जनजाति की बस्तियां और घर, और आप देखोगे डायग्राम में तो भील जनजाति की बस्तियां और घर आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहां पर आप देख सकते हैं, ये देखो इस तरह से, यानी इनके अलग अलग झूंपड़े होते हैं बने हुए, इस तरह से बने हुए, ये देख सकते हैं आप, बिखरे हुए रूप में, प्रकीर्ण रूप में। ये देखो यहां पर दूर तक बहुत सारे यानी झूंपड़ियां बनी होती है इनके आवास के रूप में, ठीक है ना। तो यानी भीलों के जो गांव होते हैं वो सामान्य रूप से छोटे होते हैं, यानी इनके छोटे छोटे गांव, घर या गांव होते हैं, बस्तियां होती है, 50 से 60 जो लोगों या झूंपड़ियों का समूह होता है, और उन समूह में ये लोग निवास करते हैं। और इनके जो घर होते हैं वो कच्चे होते हैं, जो मिट्टी के बने होते या फिर लकड़ी के और घास फूस के बने होते हैं। यानी जो घर होते हैं या तो फिर वो मिट्टी के बने होंगे, या फिर आप जो लकड़ी के बने हुए देख रहे हैं झूंपड़ियों के रूप में, या फिर घास फूस के रूप में बने हुए देख रहे हैं। तो इस तरह के इनके घर होते हैं। और इनकी जो बस्तियां होती है, और वो बस्तियां होती है प्रकीर्ण प्रकार की। प्रकीर्ण प्रकार कौन सा होता है, कोई बता सकता है क्या होता है प्रकीर्ण प्रकार? प्रकीर्ण प्रकार वो होता है जो उनके जो आवास या घर बने होते हैं वो दूर दूर बने होंगे, यानी छितरे हुए रूप में, एक घर से दूसरे घर के जो गैप होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए उसे बोलते हैं प्रकीर्ण अवस्था, ठीक है ना। देख सकते हैं आप, पास पास में नहीं है कोई भी, ये झोंपड़ी यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, इस तरह से, यानी इनके दूर दूर आवास होते हैं। कोई भी झोंपड़ियां देख सकते हो आप उठा करके, इस तरह से इनका पूरा का पूरा घर होता है। इस तरह से 2-4 झोंपड़ियां, और उसके अंदर चारों ओर फिर लकड़ियों की इस तरह से 4 दीवारी के रूप में बनाया होता है। ये देखो, ये भील जनजाति पुरुष आप देख रहे हो, ठीक है। उसके बाद में है 40 से 50 झोंपड़ियां मिलकर के एक पाल या फिर फालिया कहते हैं। यानी जो समूह होता है, जो इनका घर बना होता है 40 से 50 झोंपड़ियों का, उसको क्या कहते हैं? पाल या फिर फलिया के नाम से जाना जाता है। और भीलों के जो घर होते हैं, जिस तरह से ये घर है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? कू के नाम से जाना जाता है। आप देख रहे हैं यहां पर, तो भीलों के घर है वो कू के नाम से जाना जाता है। ये अपने घर को कू कहते हैं, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल लीजिए, बस्तियां और घर। 5 नंबर है बस्तियां और घर। लिखिए, भील जनजाति की बस्तियों को
भील जनजाति की बस्तियों को फालिया कहा जाता है। भील जनजाति की बस्तियों को फालिया कहा जाता है। ये बस्तियां पहाड़ियों की ढालों पहाड़ियों की ढालों, वनों और नदी के किनारे बनाई जाती है। नदी के किनारे बनाई जाती है, यानी या तो जो पहाड़ी ढाल होते हैं उन ढालों में बनाई जाती है, या फिर वनों में बनाई जाती है, या फिर कहाँ बनाएंगे, यानी जहां पर मीठा जल हो पीने के लिए नदी का जो किनारा है, तालाब है या झील है, तो उसके किनारे है वो बना लिए जाते हैं। भील के घर साधारण होते हैं। भीलों के घर साधारण होते हैं। जो मिट्टी, पत्थर और घास फूस से बनाए जाते हैं। जो मिट्टी, लकड़ी, पत्थर और घास फूस से बनाए जाते हैं। घरों की छतें ढलवा होती है, यानी जैसे वर्षा का जो जल है वो आसानी से है वो उस छत से वो नीचे आ सके, इसलिए ढलवा छत बनाए जाते हैं। घरों की छतें ढलवा होती है ताकि वर्षा का पानी आसानी से बह सके, ताकि वर्षा का पानी आसानी से बह सके। भीलों के गांव सामान्यतः छोटे होते हैं। भीलों के गांव सामान्यतः छोटे होते हैं, अर्थात 40 से 50 झोंपड़ियों वाले होते हैं। 40 से 50 झोंपड़ियों वाले होते हैं। इनकी बस्तियों को प्रकीर्ण वर्ग में रखा जाता है, यानी दूर दूर घर होते हैं इनके बने हुए। दो होते प्रकीर्ण और एक होते पास पास में होंगे, वो होते संगन रूप से बसे हुए। तो इनके प्रकीर्ण रूप यानी दूर दूर है। आप डायग्राम में देख भी सकते हैं, इनके घर है वो दूर दूर होते हैं, तो प्रकीर्ण अवस्था में होते हैं। बहुत सी झोंपड़ियों को मिलाकर पाल कहलाती है। यानी जो समूह होता है 40-50 झोंपड़ियों का, उसको पाल कहते हैं। मिलाकर पाल कहलाती है।
जबकि भीलों के घर को कू कहा जाता है। भीलों के घर को कू कहा जाता है। इनके घर आयताकार होते हैं। इनके घर आयताकार होते हैं। इनके घरों की दीवारें बांस व घास फूस से बनाई जाती है। घास फूस से बनाई जाती हैं, जबकि फर्श मिट्टी का बना होता है। जबकि फर्श मिट्टी का बना होता है। तो इस तरह के इनके आवास और घर होते हैं। जो ये समूह में रहते हैं, 40 से 50 झोंपड़े होते हैं, उसको क्या कहते हैं? फालिये या पाल। और इनके घरों को क्या कहते हैं? कू के नाम से जाना जाता है। और जो बांस से, लकड़ी के या कच्चे जो इनके घर आवास है वो बने होते हैं। अब हम पढ़ाएंगे आगे 6 नंबर है सामाजिक व्यवस्था। यानी भील जनजाति की सामाजिक व्यवस्था में अगर हम देखें तो भील समाज के जो लोग हैं वो संयुक्त परिवार में रहते हैं। यानी इनकी संयुक्त परिवार प्रथा है। और संयुक्त परिवार किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं संयुक्त परिवार, एकल परिवार? शाबाश बताओ। हाँ, यानी वो परिवार जिसमें सभी सदस्य, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ, ये सभी है वो साथ में रहते हैं। ठीक है ना, उसको बोलते हैं संयुक्त परिवार। ठीक है, तो यानी ये भील जनजाति के लोग आज भी संयुक्त परिवार में ही रहते हैं। सभी लोग साथ में रहते हैं। और ये पितृ समाज प्रधान है, यानी या पितरात्मक समाज जिसे बोलते हैं। यानी पिता की संपत्ति पर अधिकार होता है। ठीक है ना, यानी मातृस्तात्मक नहीं है, पितृस्तात्मक है। और इनके जो घर होते हैं, इनका जो घर का मुखिया होता है वो कौन होता है? पिता होता है। या फिर पिता नहीं है तो बड़ा बुजुर्ग है उस घर में, वो उनका मुखिया होता है। और अगर इनका निवास स्थान देखें तो ये निवास आपको बताया था उष्ण कटिबंधीय जलवायु में निवास करते हैं। जिसमें राजस्थान में हमने उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, ये पढ़े थे ना निवास क्षेत्र में। तो यहाँ पर ये सबसे ज्यादा संख्या में ये निवास करते हैं। तो वो क्षेत्र कर्क रेखा के आसपास का क्षेत्र है, तो इसलिए ये उष्ण कटिबंधीय भूभाग में आते हैं। और इस उष्ण कटिबंधीय जलवायु में होने के कारण ये सूती वस्त्र पहनते हैं। किस प्रकार के? सूती वस्त्र पहनते हैं ये लोग।
पुरुष जो लोग हैं वो सिर पर साफा बांधते हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम में भी, कोई भी पुरुष देख सकते हैं, ये देखो इनकी पगड़ी बंधी हुई होगी, ये देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी इनकी पहचान है एक कि अपने सर पर है वो पगड़ी या साफा बांधे। उनके मुखिया को तद्वी और वसाव कहा जाता है। जो घर का मुखिया होता है या उनके समाज का मुखिया होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? तद्वी के नाम से या फिर वसाव के नाम से जाना जाता है। और इनमें दापा प्रथा होती है, जो विवाह किसमें या उत्सव होता है ना उनका, तो उस समय किया जाता है, उसको बोलते हैं दापा प्रथा। वैसे दापा प्रथा वो होती है जिसमें जब लड़के और लड़की की शादी होती है ना, हमारे क्या होता है दहेज लड़की वाले देते हैं ना, पर तो उसमें उल्टा होता है, लड़के वालों को लड़की वाले के घर है वो देने पड़ते हैं। आज भी है मीणा, भील मीणा जो जनजाति है उसमें आज भी है ये प्रथा, यानी पैसे देने पड़ते हैं लड़के वालों को, लड़की, उसको बोलते हैं दापा प्रथा, ठीक है ना, याद रखना है। तो हेडिंग डालीजिए 6 नंबर, सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था। लिखिए, भीलों की सामाजिक व्यवस्था, भीलों की सामाजिक व्यवस्था बहुत बड़ी संगठित होती है, यानी संयुक्त परिवार में रहते हैं इसलिए संगठित होती है। भीलों में संयुक्त परिवार की प्रथा है, भीलों में संयुक्त परिवार की प्रथा है। पिता घर का मुखिया होता है, पिता घर का मुखिया होता है और सभी सदस्य उसके निर्देशों का पालन करते हैं। उनके निर्देशों का पालन करते हैं, जबकि महिलाओं को बहुत कम अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि महिलाओं को बहुत कम अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी महिलाओं को बस इतना ही काम है, घर पर रहें और खाना बनाने का या जो दुधारू पशु है उनका दूध निकालना, ये कार्य, ठीक है ना, बच्चे पालना, ये काम महिलाएं करती हैं। परंतु घर की व्यवस्था व खेती कार्यों में, घर की व्यवस्था व खेती कार्यों में उनका पूरा योगदान होता है। महिलाओं का पुरुषों के साथ में करती है, घर का भी काम करती है और पुरुषों के साथ में खेती का कार्य भी करती है। शादी के बाद
लड़का परिवार से अलग हो जाता है, अपनी भाषा क्या है, न्यारो गयो हो जाए ना भैया, अलग होना, ठीक है। तो लड़का है वो अलग हो जाता है, परंतु संपूर्ण सामाजिक कार्य, यानी जो भी समाज के जो कार्य होते हैं वो उनके साथ में मिलकर के करते हैं। वैसे तो अलग रहता है वो, पर तो जो सामाजिक अनुष्ठान है, त्योहार है, शादी विवाह है, तो वो साथ में मिलकर के करते हैं सामूहिक रूप से। सामाजिक कार्य पिता के जीवन काल में, पिता के जीवन काल में उसी के निर्देश में संपन्न होते हैं, उसी के निर्देश में संपन्न होते हैं। भीलों के गांव, भीलों के गांव एक ही वंश की शाखा के होते हैं, यानी एक ही वंश के सभी 40-50 झोंपड़ी होती है वो एक ही वंश के होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही वंश की शाखा के होते हैं। इनके मुखियाओं को तद्वी और वसाओ कहा जाता है। तद्वी और वसाओ कहा जाता है। स्क्रीन पर नाम दे रखे हैं, नोट कर सकते हो आप, तद्वी और वसाओ। भील लोगों में पुनर्विवाह होता है। भील लोगों में पुनर्विवाह कौन सा होता है? दोबारा विवाह, ठीक है ना, उसको बोलते हैं पुनर्विवाह। भील लोगों में पुनर्विवाह होता है। विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से होता है। वर यानी लड़के वाले की तरफ से, ठीक है ना। तो लड़के वाले हैं, वो लड़के वाले से घर जाते हैं, फिर वो इस तरह से, तो वर पक्ष की ओर से होता है। इनमें दापा प्रथा प्रचलित है। इनमें दापा प्रथा प्रचलित है, जो लड़की का पिता लेता है, जो लड़की का पिता लेता है। किससे? लड़के वाले से लेता है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं दापा प्रथा। पहले पैसे नहीं थे तो क्या लेते थे? कोई गाय, जो पालतू जानवर, बकरियां ले ली, गाय ले ली, इस तरह से लेते थे, या कुछ अनाज ले लिया, ठीक है ना। उससे पहले जंगलों में रहते तब या तो मांस, यानी इतने मांस हमें दे दो, ये मछलियां हमें दे दो, वो दे दो, या फिर कुछ प्रांत मांग लेते थे, इस तरह से होता था। अब क्या करते हैं? पैसों का प्रचलन है तो पैसे मांग लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का इनका संयुक्त परिवार और सामाजिक व्यवस्था थी भील समाज की। अब नेक्स्ट है रीति रिवाज। और रीति रिवाज भीलों में अगर देखें तो इनकी रीति रिवाज बहुत अच्छी होती है। आप देख सकते हैं कि ये लोग चोरी करना धार्मिक पाप मानते हैं। क्या मानते हैं? यानी जो चोरी करता है वो एक धार्मिक पाप के रूप में समझते हैं, बहुत बड़ा पाप मानते हैं चोरी करना। आप करते हो नहीं करते हो? कौन कौन चोरी करता है वो हाथ नीचे कर लो। इसका मतलब सभी कर रहे हो, हैं? चोरी नहीं करनी चाहिए ना।
तो यानी चोरी करना ये क्या मानते हैं, धार्मिक पाप मानते हैं। और अलग रीति रिवाज में देखें तो ये बाल विवाह की प्रथा नहीं होती इनमें। बाल विवाह कौन सी, छोटी उम्र में विवाह करना, चाहे लड़की हो चाहे फिर वो लड़का हो, तो छोटी उम्र में शादी ये लोग नहीं करते, वो भी उनकी प्रथा नहीं होती है। इनमें शादी की उम्र है वो निश्चित होती है, लड़के की 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष, ठीक है ना। ये जब लड़का 21 साल का या आसपास हो जाता है तो फिर शादी करते हैं। लड़की 18 साल या उससे आसपास में होती है तो ही उनकी शादी करते हैं, पहले ये शादी नहीं करते हैं, ठीक है ना। लड़का होता है वो शूरवीरता का प्रदर्शन कर युवती को चुनता है, यानी वो उसमें सभी चौपाल बिठाई जाती है गांव में, और उसमें लड़का है वो शूरवीरता का प्रदर्शन करता है, फिर वो लड़की हाँ पसंद आ जाए तो फिर उनकी शादी की जाती है, ठीक है ना। जिसे क्या कहते हैं, गोल गधेड़ों प्रथा कहते हैं, गोल गधेड़ों प्रथा के नाम से जाना, यानी तलवारबाजी का करतब दिखा सकते हैं, तीर कमान किस तरह चलाई जाती है, शूरवीरता का प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रदर्शन किया जाता है। फिर हाँ युवती को जो लड़का पसंद आ जाता है कि हाँ ये अच्छा कर रहा है, तो फिर वो उसके वरमाला है वो डाल देती है, ठीक है ना। और इनमें लोक नृत्य भी होता है, और लोक नृत्य होता है गौरी नृत्य। तो मुख्य इनका जो नृत्य होता है वो गौरी होता है। हाँ, जो सभी लोग एक गोल घेरे में खड़े होकर के उसमें उस हिसाब से फिर नृत्य करते हैं, उसे बोलते हैं गौरी नृत्य। इसके साथ साथ में देवी देवताओं और प्रकृति की ये लोग पूजा करते हैं। प्रकृति की यानी प्रकृति में जैसे पेड़ पौधों की पूजा, नीम की पूजा होगी, पिंपल की पूजा होगी, खेजड़ी की पूजा होगी, इस तरह से ये लोग उनको देवता के रूप में पूजा करते हैं, ठीक है ना। तो ये था इनकी रीति रिवाज। हेडिंग डाल लीजिए, मैं आपको इसकी थ्योरी लिखवा देता हूं रीति रिवाज में है। भील जनजाति के, लिखिए, भील जनजाति के रीति रिवाज, भील जनजाति के रीति रिवाज प्रकृति और धार्मिक विश्वासों से जुड़े हुए हैं। ये डायग्राम देख रहे हो ना आप, इनकी शादी हुई होगी, है ना। तो इनके हाथों में कुछ ना कुछ है ना, कुछ तलवारबाजी भी है या फिर कुछ धनुष बाण ले रखे हैं इन्होंने। तो ये महिलाएं जो स्वयंवर है उन्होंने कुछ करतब दिखाए होंगे, फिर उनको ये महिलाएं हैं उनको चुना होगा, ठीक है ना। ये आप देख रहे हो ना, ये 3 जोड़े है ना शादी के हैं। अलबत्त शादी हुई है नहीं, चलो। हाँ, रीति रिवाज प्रकृति और धार्मिक विश्वासों से जुड़े होते हैं। विवाह, जन्म और मृत्यु के अवसर पर, विवाह, जन्म और मृत्यु के अवसर पर विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। यानी इनमें सामूहिक भोज का जो होता है ना मृत्यु पर, तो वो इनमें भी है। जो जो इनके जो ग्रुप होते हैं, जो पाल के सदस्य होते हैं, उनको सभी को न्योता दिया जाता है। अभी है, आप इधर जाओगे ना बीकानेर साइड में, डूंगरपुर इधर जाओगे, जैसे जाओगे तो वहां पर इस तरह की प्रथा आज भी है, ठीक है ना। सभी लोग सामूहिक रूप से भोजन करते हैं, और घर में जो सदस्य नहीं आते हैं उनको फिर तोल की ओर देते हैं, कुछ बनाया हुआ देते हैं ना, नहीं देते, देते हैं ना। हाँ, हाँ, विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। विवाह,
विवाह प्रेम विवाह या आपसी सहमति से होते हैं। हाँ, विवाह जिसमें प्रेम विवाह या आपसी सहमति से होते हैं। तलाक और पुनर्विवाह, तलाक और पुनर्विवाह समाज में स्वीकार्य है, यानी तलाक दे भी सकते हैं और दोबारा शादी भी कर सकते हैं, ये भी स्वीकार्य है उनमें। यानी अगर लड़का है, पसंद नहीं आया, शादी तो हो जाती है पर तो बाद में उनकी डिमांड पूरी नहीं होती है तो फिर वो हाँ तलाक हो जाता है। ठीक है ना, इसको बंद कर लेना के घरे देख लेना। भील लोग, आगे लिखो, भील लोग लोक देवी देवताओं, लोक देवी देवताओं की पूजा करते हैं। देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ये लोग मेहनती और ईमानदार होते हैं। ये लोग मेहनती और ईमानदार होते हैं। जो चोरी करना, जो चोरी करना धार्मिक पाप मानते हैं। जो चोरी करना धार्मिक पाप मानते हैं। इनमें बाल विवाह की कुप्रथा नहीं है। इनमें बाल विवाह की कुप्रथा नहीं है। जब लड़का 21 साल व लड़की 18 साल, जब लड़का 21 साल और लड़की 18 साल की हो जाती है तो विवाह किया जाता है। तो विवाह किया जाता है। किसी क्षेत्र में कोई शूरवीरता का कार्य, किसी क्षेत्र में शूरवीरता का कार्य दिखलाने वाले युवक को, शूरवीरता का कार्य दिखलाने वाले युवक को युवती चुन लेने का अधिकार होता है। युवती यानी लड़की को चुन लेने का अधिकार होता है, जिसे गोल गधेड़ो प्रथा कहते हैं। जिसे गोल गधेड़ो प्रथा कहते हैं। तो ये थे भील जनजाति में रीति रिवाज। अब है उनकी अर्थव्यवस्था। और अर्थव्यवस्था में अगर हम देखें तो ये लोग आर्थिक दृष्टि से
अत्यंत निर्धन, निर्धन यानी गरीब, तो ये बहुत गरीब लोग होते हैं, ठीक है। और ये घुमकड़ प्रकृति के होते हैं। घुमकड़ प्रकृति यानी ये एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास करते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं, तो इनकी घुमकड़ प्रकृति रहती है। जबकि वर्तमान समय में ये लोग पशुपालन भी करते हैं और पशुपालन के साथ साथ में कृषि कार्य भी करते हैं, ठीक है। इसलिए इनका जीवन अब क्या है, वर्तमान समय में अस्थायी जीवन है, ठीक है ना। अब बहुत कम मात्रा में ये लोग स्थान बदलते हैं और कम मात्रा में यानी प्रवास कर पाते हैं, क्योंकि ये कृषि है एक स्थान पर करते हैं और साथ में पशुपालन भी करते हैं, इसलिए स्थायी जीवन जीते हैं। ये लोग शिकार है यानी आखेट करना है, शिकार करना परंपरागत आजीविका मानते हैं। परंपरागत यानी जो पुराने समय में जो कार्य करते थे वही कार्य आज भी ये लोग करते हैं, ठीक है ना। तो उनकी परंपरागत आजीविका है वो है शिकार करना। इसके साथ साथ में ये लोग ज्यादातर स्थानांतरित कृषि करते हैं, जिसको हम जूमिंग कृषि कहते हैं या फिर कर्तन दहन के नाम से जाना जाता है। यानी वनों को साफ करके कृषि करना, 2-3 साल के बाद में फिर वो स्थान बदल के दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, फिर वहां पर वो वनों को साफ करके कृषि करते हैं, फिर वो वापस उस पुराने क्षेत्र में आ जाते हैं, फिर जो कंटीली झाड़ियां जो भी घास फूस है उसको जला दिया जाता है और जो राख होती है वो पूरे के पूरे खेत में बिछा दी जाती है, जो सबसे ज्यादा उर्वरक का कार्य करती है, ठीक है ना, उपजाऊपन का। तो इसलिए ये स्थानांतरित कृषि करते हैं। ये लोग पहाड़ी ढालों पर जो कृषि करते हैं उसको बोलते हैं चीमाता। किस नाम से जानते हैं? चीमाता के नाम से जानते हैं। जो पहाड़ी ढालों पर कृषि करते हैं, सीढ़ीदार कृषि करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में अगर वो मैदानी भागों में कृषि करते हैं तो उसको बोलते हैं दजिया। वो मिस हो गया प्रिंट है, दजिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। जो कृषि करते हैं मैदानी भाग में, याद रखना, मैदानी भाग में कृषि करते हैं उसको दजिया वे कहते हैं, और पर्वतीय भाग में ढालों पर कृषि करते हैं उसे चीमाता के नाम से जाना जाता है। तो लास्ट है हेडिंग डाल लो भील जनजाति का, और वो है अर्थव्यवस्था। हाँ लिखिए, भील जनजाति की अर्थव्यवस्था भील जनजाति की अर्थव्यवस्था मुख्यतः शिकार, कृषि और मजदूरी पर आधारित हैं। ये देख सकते हैं महिलाएं, देखो लकड़ियां काट करके दूसरे स्थान पर ये साहित्य बेचने के लिए जा रही है। ये देख सकते हैं आप, है ना, लकड़ियों के गट्ठे डाल रखे हैं। हाँ, मजदूरी पर आधारित हैं ये लोग। जूमिंग या स्थानांतरित कृषि करते हैं ये लोग। जूमिंग या स्थानांतरित कृषि करते हैं मक्का, ज्वार, बाजरा और दालें। मक्का, ज्वार, बाजरा और दालें, इन फसलों का उत्पादन करते हैं। आधुनिक समय में ये लोग शिक्षा और रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं।
सरकारी योजनाओं और आरक्षण के कारण, सरकारी योजनाओं और आरक्षण के कारण इनके आर्थिक स्तर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। आर्थिक स्तर में धीरे धीरे ले रहे हैं। तो ये हो गया आपका भील जनजाति वाला टॉपिक। बहुत अच्छी लाइन है, मौका जितना छोटा शब्द है उतने ही छोटे समय के लिए जीवन में आता है। इसलिए अगर आपको जीवन में कभी कोई मौका मिले तो उसे व्यर्थ न जाने दें। ठीक है ना। जैसे वर्तमान स्थिति में आपको पढ़ाई का, शिक्षा ग्रहण करने का मौका है आपके पास में, ये मौका आपको दोबारा मिलेगा क्या? कभी नहीं मिलेगा। हाँ, आप चाहकर भी नहीं ले सकते हो ये मौका। ठीक है ना। तो यानी आपको जब भी कोई भी मौका मिले उस कार्य को आप बहुत शिद्दत से और ईमानदारी से कीजिएगा। ठीक है ना। तो ये इस क्लास में आप टोटल नोट्स बना लीजिएगा। 8 पॉइंट है भील जनजाति के, और ढंग से तैयारी कीजिए। आपके अब सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आने वाला है, और रिजल्ट के बाद में तुरंत प्रभाव से हो सकता है कि वो प्रैक्टिकल का कार्य है और आपके फॉर्म चालू कर देंगे, और लास्ट फरवरी और मार्च में आपके एग्ज़ाम होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर के साथ में आपके भी होंगे। तो ढंग से तैयारी कीजिए आप। ठीक है ना। हैं? हाँ, फरवरी में जल्दी होंगे इस बार एग्ज़ाम आपके।